नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। यूपी पुलिस कांस्टेबल के जीके जीएस की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज। इसमें यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चन को डिटेल एनालिसिस के साथ डिस्कस करेंगे। अगर आप पुलिस कांस्टेबल के अलावा एसएससी जीडी आरओ यूपी पेट लेखपाल बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके एग्जाम में जीके जीएस से क्वेश्चन आता है तो क्लास आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। रख हौसला और मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। अब आप सबको पता है कि बहुत जल्द आपको बहुत बड़े पैमाने पर वैकेंसी देखने को मिलेंगी, तो बस आपको इस टाइम का यूटिलाइज कर लेना है। मेहनत करिए और अपने माँ बाप का सपना पूरा करिए। एक सहायक नदियों से क्वेश्चन आया था तो गोदावरी की इनमें से कौन सी सहायक नदी नहीं है। तो देख लीजिएगा, जैसे आपकी पेन गंगा है, प्रवरा है, मंजरा है, वेन गंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, ये सब गोदावरी की सहायक नदियां हैं। भूस्थितिक कक्षा पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होती है। क्षोभ मंडल हमारी क्या होती है, सबसे निचली सतह होती है। जैसे क्षोभ मंडल होती है, समताप मंडल होती है, मध्य मंडल होती है, आयन मंडल, बहिर्मंडल। तो क्षोभ मंडल सबसे निचली सतह होती है। क्षोभ मंडल में क्या होता है, मौसम संबंधी समस्त घटनाएं होती हैं। समताप मंडल क्या होता है, अच्छा बताइए, ओजोन परत कौन से मंडल में उपस्थित होती है। ओजोन परत आपके समताप मंडल में उपस्थित होती है। ओजोन परत की मोटाई कैसे मापते हैं, ओजोन परत की मोटाई मापते हैं डॉप्सन के द्वारा। मुद्रा बाजार, हमारे यहाँ पे जो वित्तीय व्यवस्था है, वित्तीय व्यवस्था को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होती है मुद्रा बाजार, एक होती है पूंजी बाजार। अच्छा, धन, वित्त और पूंजी में अंतर क्या होता है समझिएगा पहले। धन, वित्त और पूंजी में अंतर क्या होता है। धन का मतलब क्या होता है, जो पैसा आपके पास है उसको खर्च करने का अधिकार भी अगर आपके पास है। अगर 500 रुपये आपके पास है तो इस 500 रुपये को खर्च करने का अधिकार भी आपके पास है, तो आपका क्या हो गया, धन। पूंजी क्या होती है, वित्त क्या होता है, आपके पास पैसा तो है लेकिन उसको खर्च करने का अधिकार नहीं है। जैसे भारत सरकार की वित्त मंत्री होती हैं। कभी भी हम भारत सरकार के धन मंत्री तो नहीं कहते ना कि नहीं कहते ना। क्यों, क्योंकि उनके पास पैसा है, पैसा लेकिन भारत का है, भारत के लोगों का है। उस पैसे को खर्च करने का उनके पास अधिकार नहीं है। तो वित्त क्या होते हैं, आपके पास पैसा है लेकिन उसको खर्च करने का अधिकार नहीं है। धन, आपके पास पैसा है, उसको खर्च करने का अधिकार भी आपके पास है। पूंजी क्या होती है, जिस धन का प्रयोग करके, जिस धन को विनिवेश करके आप अतिरिक्त लाभ कमाते हो, क्या होती है, पूंजी। भाई 500 रुपये से आपने क्या कर लिया, कोई बुक ले ली और आपने अच्छे से पढ़ाई कर लिया, 500 रुपये की बुक से, कोर्स से लेकर आपको एग्जाम निकल गए, तो 500 रुपये आपके लिए क्या थी, पूंजी थी। आपने इसका निवेश कर लिया, विनिवेश कर लिया, इससे अगर अतिरिक्त लाभ कमा रहे हो तो क्या है, पूंजी। तो धन, वित्त और पूंजी का अंतर समझ में आ गया। इसी प्रकार से आपकी जो वित्तीय व्यवस्था होती है, एक होती है मुद्रा बाजार, एक होती है पूंजी बाजार। जो मुद्रा बाजार होती है, मुद्रा बाजार का नियंत्रण करते हैं आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मुद्रा बाजार के अंतर्गत आपकी बैंक्स आती हैं, और जबकि पूंजी बाजार का नियंत्रण कौन करता है, सेबी करता है। पूंजी बाजार के अंतर्गत आपके शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट आदि आते हैं। तो चलिए, आरबीआई अगर आया तो हम आरबीआई से जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। आरबीआई की स्थापना के लिए 1926 में एक आयोग बना था, यंग हेल्टन आयोग, या जिसे हम शाही आयोग के नाम से भी जानते हैं। 1934 के एक्ट के द्वारा आरबीआई की स्थापना हुई थी। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना। जब आरबीआई की स्थापना हुई थी तो आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे था, कलकत्ता में था। बाद में 1937 में आरबीआई का हेडक्वार्टर कलकत्ता से बम्बई स्थानांतरित कर दिया जाता है। आरबीआई ने भारत के साथ साथ म्यांमार और पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के रूप में भी काम किया है। आरबीआई के गवर्नर कौन है, वर्तमान में आरबीआई के 25वें गवर्नर है शक्तिकांत दास। तो आरबीआई के 24वें गवर्नर कौन थे, उर्जित पटेल जी। उर्जित पटेल की एक बहुत ही प्रसिद्ध बुक है ओवरड्राफ्ट। इसके साथ साथ आपके 23वें गवर्नर कौन थे, तो 23वें गवर्नर थे आपके रघुराम राजन जी। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, आरबीआई के पहले गवर्नर थे आपके ऑसबॉर्न स्मिथ। पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख जी। ये आरबीआई के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पे है, तो आरबीआई का मुख्यालय आपके मुंबई में। आरबीआई का लोगो क्या है,
पॉम ट्री प्लस बंगाल टाइगर आरबीआई के लोगों में बना हुआ है। क्लियर। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। आरबीआई से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जितने भी पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ इन सारे पॉइंट को नोट जरूर करते जाइएगा। और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलिए आगे देखते हैं। एक आपके नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था, पोंगल कहाँ का है? पोंगल आपका कुछ महोत्सव त्यौहार से भी क्वेश्चन आते हैं, एक शास्त्रीय नृत्य से भी क्वेश्चन आया था। जैसे पोंगल, पोंगल कहाँ का है? तमिलनाडु का है। तो अट्टुकल पोंगल कहाँ का है? अट्टुपंगल पोंगल आपका केरल का है। सिरका में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो सिरका में आपका सिट्रिक एसिड पाया जाता है। कुछ और महत्वपूर्ण एसिडों के बारे में देख लेते हैं। भाई सिट्रस, संतरा में कौन सा एसिड होता है? संतरा में आपका सिट्रिक एसिड पाया जाता है। नींबू में भी आपका सिट्रिक एसिड पाया जाता है। इमली में टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। तो कच्चे आम में भी टार्ट्रिक एसिड पाए जाते हैं। अंगूर में टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। टमाटर में कौन सा एसिड होता है? ऑक्जेलिक एसिड होता है। टमाटर और अमरूद में क्या होता है? ऑक्जेलिक एसिड होता है। और आप देखेंगे कि कई बार आप देखते हैं जिस इंसान को पथरी हो जाती है उसको टमाटर और अमरूद के बीच क्या करते हैं? खाने के लिए मना कर देते हैं, क्योंकि आपको पता है पथरी कैसे बनती है? पथरी जो होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की होती है। और टमाटर और अमरूद में क्या पाया जाता है? ऑक्जेलिक एसिड। ये ऑक्जेलिक एसिड क्या होता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट को बढ़ाता है, इसीलिए इसके लिए मना कर देते हैं। दही में कौन सा एसिड होता है? दही में आपका लैक्टिक एसिड होता है। चींटी के डंक में कौन सा एसिड होता है? चींटी, ततैया, बर्रे के डंक में फार्मिक एसिड होता है। सेब में कौन सा एसिड होता है? सेब में मैलिक एसिड होता है। मैलिक एसिड ऑक्सीजन के संपर्क में आकर काला पड़ जाता है, इसीलिए अगर आप सेब को काट के रख दीजिए कुछ देर बाद देखेंगे सेब कैसा होता है? काला पड़ जाता है। मक्खन में कौन सा एसिड होता है? मक्खन में आपका ब्यूटेरिक एसिड होता है। चाय में कौन सा एसिड होता है? चाय में टैनिक एसिड होता है। प्याज में कौन सा होता है? तो प्याज में आपका स्कार्बिक एसिड होता है। आंवला में भी आपका स्कार्बिक एसिड होता है। अब जैसे आपके घर कोल्ड ड्रिंक वगैरह का पूछ रहे थे, कोल्ड ड्रिंक में कौन सा एसिड होता है? कार्बोनिक एसिड होता है। तो कई बार आपके एसिड से क्वेश्चन पूछता है। अच्छा, अम्ल होता क्या है? अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। इसके साथ साथ अगर इनका जल में वियोजन करते हैं तो हाइड्रोजन धनायन देते हैं, जबकि क्षार का जल में वियोजन करने पर क्या करते हैं? हाइड्रोक्सिल ऋणायन देते हैं। दोनों पॉइंटों का ध्यान रखिएगा। अच्छा, अम्ल और क्षार के बारे में पता कैसे लगाते हैं? पीएच पैमाने के द्वारा। पीएच पैमाने का विकास किसने किया था? पीएच पैमाने का विकास किया था सोरेनसन ने। जिसका पीएच मान 7 से कम होगा वो क्या होता है? अम्ल होता है। जिसका पीएच मान 7 से अधिक होगा वो क्षार होता है। जिसका पीएच मान 7 होता है वो क्या होता है? उदासीन होता है। क्लियर हो गया? क्षार लाल को नीला कर देते हैं कि क्या करते हैं? तो अम्ल, लाल लिटमस पेपर अम्ल को क्या करता है? अम्ल को क्या कर देता है? नीला से लाल कर देता है, जबकि क्षार क्या कर देते हैं? लाल से नीला। अम्ल आपको कैसे करते हैं? अम्ल आपके नीले लिटमस पेपर को नीले से लाल कर देते हैं, जबकि क्षार लाल से नीला। ध्यान रखिएगा। आगे देख लेते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के कोई तो क्वेश्चन थे कि काकोरी ट्रेन एक्शन कब हुआ था? पहले इसको हम काकोरी षड्यंत्र के नाम से जानते थे, अभी योगी आदित्यनाथ जी ने इसका नाम बदलकर कर दिया काकोरी ट्रेन एक्शन। तो 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था। भारत में आने वाली यूरोपीय कंपनियां कौन थी? भारत में सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली सबसे पहले आए तो सबसे बाद में ही गए थे। पुर्तगालियों ने भारत की स्वतंत्रता के पश्चात भी कहाँ पर अपना नियंत्रण बना रखा था? गोवा में। गोवा ने पुर्तगालियों ने नियंत्रण बना के रखा था। इसके बाद हम ऑपरेशन विजय के दौरान गोवा को हम पुर्तगालियों से स्वतंत्र कराते हैं। सबसे पहले पुर्तगालियों में कौन आया था? वास्को डी गामा आया था। और कौन से व्यापार के लिए आया था? तो मसालों के व्यापार के लिए, मुख्य रूप से काली मिर्च का व्यापार किया था। 103वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ था, जिसके माध्यम से हमने EWS को, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को 10% का आरक्षण दिया है। 103वां संविधान संशोधन के द्वारा हमने 15(5) और 16(6) को जोड़ा है। 15(5) और 16(6) में है क्या? तो सबसे पहले समझते हैं अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में 5 आधारों पर भेदभाव का निषेध किया गया है। धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान। हमने कहा इन 5 आधारों पर किसी भी के साथ किसी भी स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए भेदभाव का निषेध किया गया है। इन 5 आधारों पर भेदभाव नहीं करेंगे। अनुच्छेद 16 में क्या कहा गया? लोक नियोजन में अवसर की समता। उपर्युक्त 5 आधारों पर किसी भी के साथ हम जॉब के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे।
लेकिन आपको पता है कि मूल अधिकारों को क्या कर सकते हैं, युक्त युक्त निर्बंधन लगाए जा सकते हैं। जैसे कि कई बार क्या होता है, भेदभाव होता है कि नहीं होता, हम कहते हैं कि किसी के साथ भी जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन हम कह देते हैं कि इसमें सिर्फ यूपी के फॉर्म भरेंगे, इसमें सिर्फ बिहार के फॉर्म भरेंगे, तो युक्त युक्त निर्बंधन लगाए जा सकते हैं। मूल अधिकार का उल्लेख कहाँ पे, हमारे संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकार का उल्लेख किया गया है। मूल अधिकार हमने लिया कहाँ से, तो मूल अधिकार हमने यूएसए के संविधान से लिया है। मूल अधिकार प्रवर्तनीय है और बाध्यकारी है। प्रवर्तनीय का मतलब क्या होता है, मूल अधिकार अगर आपके लागू नहीं हो रहे तो इन्हें लागू करवाने के लिए आप कोर्ट जा सकते हैं। अनुच्छेद 12 में किसका उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 13 में मूल अधिकार के अल्पीकरण का और न्याय पूर्वलोकन का उल्लेख है। अनुच्छेद 14 में विधि के समझ समता और विधियों के समझ संरक्षण का उल्लेख किया गया है। विधि के समझ समता हमने ब्रिटेन से लिया है, जबकि विधियों का समान संरक्षण हमने अमेरिका से लिया है। अनुच्छेद 15 में 5 आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है। धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, इन आधारों पर भेदभाव का निषेध किया है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में अवसर की समता का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 17 में अप्रस्ता के अंत का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 19 में वाक व अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 20 में अपराध व दोष संधि के संबंध में संरक्षण का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 22 कुछ दशा में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 23 बलात्श्रम व मानव दुर्व्यवहार का निषेध किया गया है। अनुच्छेद 24 बाल श्रम का निषेध किया गया है। अनुच्छेद 25 अंतःकरण से धर्म को मानने की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। ये सारे आर्टिकल याद करने, तो अगर कोई आर्टिकल आपको नहीं याद हो तो उसको नोट कर सकते हैं। वैसे ऑफलाइन क्लासेस में आपने सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, क्योंकि आपको पता है कि पुलिस आपका री एग्जाम हो रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, लेकिन फिर भी आपको सारी चीज़ें बिल्कुल तैयार होनी चाहिए। और इस बार के एग्जाम में पॉलिटी का अच्छा वेटेज देखा जाएगा। आपको पता है कि अभी आपका 18वां लोकसभा चुनाव हुआ है, तो बहुत सारी चीज़ें चर्चा में रही, इसलिए इस बार पॉलिटी का वेटेज अच्छा खासा होगा। अब आगे देख लेते हैं रामसर सम्मेलन हुआ कब था, तो रामसर सम्मेलन हुआ था 2 फरवरी 1971 को, ईरान में हुआ था। रामसर सम्मेलन हुआ था 2 फरवरी 1971 को, लेकिन रामसर सम्मेलन लागू कब होता है, 1975 में लागू होता है। भारत रामसर सम्मेलन का सदस्य कब बनता है, 1982 में इंडिया रामसर सम्मेलन का सदस्य बनता है। रामसर सम्मेलन के तहत आर्द्र भूमि का संरक्षण किया जाता है। तो यूपी में कौन कौन से रामसर स्थल है, कुछ इंपॉर्टेंट सूची को एक बार देख लेते हैं। पहला है आपका नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, जो कि आपके उन्नाव में स्थित है। पार्वती अरंगा पक्षी अभयारण्य, जो कि उत्तर प्रदेश के गोंडा में स्थित है। समन पक्षी अभयारण्य मैनपुरी में स्थित है। समसपुर पक्षी अभयारण्य रायबरेली में स्थित है। शांडी पक्षी अभयारण्य हरदोई में स्थित है। सरसई नंवर झील इटावा में स्थित है। ये कौन से कहाँ पे स्थित है, ये भी पता होना चाहिए। कई बार आपके एग्जाम में ऐसे ही पूछ लेता है, जैसे आपकी कीटम झील से क्वेश्चन आया था। सूर सरोवर कीटम झील आपके आगरा में स्थित है। अच्छा बताइए, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा, क्योंकि इससे पहले वाली क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमारा भारत स्वतंत्र हुआ, अब हमें भारत का क्या करना था, बहुत विकास करना था। तो हमने क्या किया, 5 ईयर्स प्लानिंग बनाने लगे कि भाई हमें 5 ईयर्स में कैसे डेवलप करना है, उसकी एक प्लानिंग बनाते हैं। तो पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण कौन करता था, योजना आयोग करता था। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी। और वर्तमान में योजना आयोग के स्थान पर किसको लाया गया, नीति आयोग को। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। नीति आयोग की संरचना के बारे में इससे पहले की क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक इस सीरीज की बाकी क्लासेस को नहीं देखा तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल की एक अलग से सीरीज बनी हुई है, उसको जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 56 तक चली थी। ये योजना हेराल्ड टोमल मॉडल पर आधारित थी। पहली पंचवर्षीय योजना ने अपने लक्ष्य से ज़्यादा प्रगति प्राप्त की थी।
दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक चली थी। यह पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य विकास था देश का औद्योगिक विकास करना। इसके तहत हमने अलग अलग क्या किया था, स्टील प्लांट खोले थे। लेकिन अगर पूछेगा बोकारो स्टील प्लांट को हमने तीसरी पंचवर्षीय योजना में खोला था। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अच्छा, पीसी महालनोबिस का नाम आपने कहीं और सुना है क्या? बिल्कुल, 1949 में हमने एक समिति बनाई थी। 1949 में राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष थे पीसी महालनोबिस। इन्हीं की अनुशंसा पर 1951 में हमने क्या किया, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ की स्थापना की थी। तो इन्हीं के पीसी महालनोबिस के जन्म दिवस को 29 जून को हम सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाते हैं। 29 जून को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाते हैं। सीएसओ की स्थापना कब हुई थी? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ की स्थापना हुई थी 1951 में। एनएसओ की स्थापना कब हुई थी? एनएसओ की स्थापना हुई थी 1950 में। अभी 2019 में क्या किया गया? 2019 में सीएसओ और एनएसओ को मिलाकर हमने क्या बना दिया? एनएसओ बना दिया। एनएसओ क्या करता है? आपका राष्ट्रीय आय का आकलन करता है, गरीबी का आकलन करता है, बेरोजगारी का आकलन करता है। जितने भी आकलन किए जाते हैं ये सारे आकलन अब कौन करते हैं? एनएसओ करता है। पहले राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता था? सीएसओ करता था। गरीबी बेरोजगारी का आकलन पहले कौन करता था? एनएसओ करता था। अब ये दोनों आकलन कौन करता है? एनएसओ करता है। क्लियर हो क्या? अच्छा, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का आकलन करने का प्रयास किसने किया था? भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का आकलन करने का प्रयास किया था 1966 में दादाभाई नौरोजी ने 20 रुपये प्रति व्यक्ति की आय का आकलन किया था। दादाभाई नौरोजी के एक प्रसिद्ध पुस्तक है अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। दादाभाई नौरोजी ने धन निष्कासन के सिद्धांत का भी उल्लेख किया था। दादाभाई नौरोजी को वयोवृद्ध के नाम से जानते हैं। दादाभाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहले नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। भारतीय राष्ट्रीय संघ से इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी किसने रखा था? दादाभाई नौरोजी ने रखा था। ठीक है। और जो आपको अलग से क्वेश्चन सीरीज मिल रही है टेलीग्राम पे, जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देती हूँ, उन क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करिएगा। कोई भी क्वेश्चन नहीं है आप कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक मैंने चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट टेलीग्राम में जाके लेट्स स्टार्ट स्टडी को सर्च कर लीजिएगा। अगला देखते हैं, तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 के मध्य चली थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना को गॉडगिल योजना के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद क्या होता है? तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद हमें एक योजना अवकाश लेना पड़ता है, क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है, एक तो आपका भारत पाकिस्तान का युद्ध हो जाता है, दूसरा इसी टाइम पे आपके प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हो जाती है। इस कारण से हमने 3 वर्ष का योजना अवकाश लिया था। तो तीसरे पंचवर्षीय योजना के बाद हमने 3 वर्ष का क्या किया था? योजना अवकाश लिया था 1966 से लेकर 1969 तक। इसी टाइम पे हमने हरित क्रांति को भी प्रारंभ किया था। हमने खाद्यान्न उत्पादन पर बल देना था, इसलिए हरित क्रांति को प्रारंभ किया था। हरित क्रांति के जनक विश्व में कौन है? नॉर्मन बोरलॉग जी। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन जी हैं। क्लियर? आगे देख लेते हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 के बाद चलती है। इसी के दौरान प्रधानमंत्री जी ने कौन सा? प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। चौथी पंचवर्षीय योजना में कौन सा नारा दिया गया था? गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से लेकर 1979 तक, इसको किसने बनाया था? तो DP धर ने क्या किया था? इसको लॉन्च किया था। लेकिन पांचवी पंचवर्षीय योजना एकमात्र ऐसी योजना है जो 5 वर्ष पूरी नहीं हुई थी। ये क्या हुआ था? 1978 में ही समाप्त हो गई थी, क्योंकि 1978 में क्या हो गया? जनता पार्टी की सरकार आ गई। तो जनता पार्टी की सरकार ने पांचवी पंचवर्षीय योजना को 1 वर्ष पहले ही समाप्त कर दिया। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद हम क्या करते हैं? रोलिंग प्लान के रूप में लाते हैं। तो 1978 से क्या होता है? 4 साल के लिए आपके रोलिंग प्लान आते हैं। 1970 से आपके 4 साल के लिए क्या होता है? रोलिंग प्लान आते हैं। तो कहेगा रोलिंग प्लान कब आए थे? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान आया था। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 तक चली थी। इसका मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और तकनीकी आत्मनिर्भरता। इसी के टाइम पे हमने 1982 में 2 बैंकों की स्थापना की थी। एक बैंक थी एक्जिम बैंक, जिसे हम आयात निर्यात बैंक के रूप में जानते हैं। दूसरी बैंक थी नाबार्ड बैंक। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड बैंक की स्थापना होती शिव रमन समिति की अनुशंसा पर। नाबार्ड बैंक के हेड कौन है? KG सावी इस टाइम पे नाबार्ड बैंक के हेड हैं। अगली आपकी 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से लेकर 90 तक चलती है।
अब यहाँ पे हमने क्या किया था, 1990 में पहली बार एलपीजी का कॉन्सेप्ट लेके आए, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का कॉन्सेप्ट लेके आए थे। तो आर्थिक नियोजन के इतिहास में पहली बार निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में प्राथमिकता मिली। अब हम धीरे धीरे क्या करेंगे, प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ेंगे। तो एलपीजी का कॉन्सेप्ट कब आया था, 1990 के दशक में एलपीजी का कॉन्सेप्ट लेके आए थे। अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि उसके बाद क्या, जब 1990 में भारत की अर्थव्यवस्था बहुत बिगड़ गई थी, तो उस टाइम पे हमारे प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव जी, वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह। इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। तो इसके बीच में हमने 2 वर्ष का क्या किया, फिर से रोलिंग प्लान बनाया। 1990 से लेकर 92 2 साल के लिए हमने रोलिंग प्लान बनाया। और 8वीं पंचवर्षीय योजना में हमारे भारत की स्थिति बहुत खराब हो गई थी। तो 90 से लेकर 92 तक हमने 2 वर्ष का रोलिंग प्लान बनाया। इसी टाइम पे हम एलपीजी का कॉन्सेप्ट लेके आए थे। इस टाइम पे वित्त मंत्री कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। प्रधानमंत्री कौन थे, तो नरसिम्हा राव आपके प्रधानमंत्री थे। 8वीं पंचवर्षीय योजना, इसके दौरान हमने भारत की नई आर्थिक नीति 1991 में लाई। वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी थे। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से लेकर 2002 तक भारत की स्वतंत्रता के 50वें वर्ष पूरे हो गए थे। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक 10 वर्षों में भारत की प्रति व्यक्ति आय को दुगना करने का लक्ष्य रखा गया। इसके बाद 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक सी रंगराजन द्वारा तैयार की गई थी। तीव्र समावेशी विकास करना इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। ये आपकी कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं। उसके बाद जो आपकी 12वीं पंचवर्षीय योजना होती है, इसके बाद हम योजना आयोग को समाप्त कर देते हैं और योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को लेकर आते हैं। चमड़ा शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है, कानपुर में। तो उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख शोध संस्थान के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहला आपका गन्ना शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो आपका लखनऊ में स्थित है। गन्ना शोध संस्थान लखनऊ में स्थित है। इसके बाद आपका सब प्रकार का हार्टिकल का संस्थान कहाँ पे, ये भी लखनऊ में स्थित है। शुगर इंस्टीट्यूट कहाँ पे, तो शुगर इंस्टीट्यूट आपके कानपुर में है। दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे, दलहन अनुसंधान केंद्र कानपुर में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT कानपुर में स्थित है। लक्ष्मीपति सिंघानिया हृदय रोग संस्थान आपके कानपुर में स्थित है। पशु चिकित्सा संस्थान इज्जत नगर बरेली में। भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र कहाँ है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है। तो आज की क्लास में हमने इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस किया। वीडियो कैसा लगा इसका फीडबैक दीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इतने सारे पॉइंट्स को याद कर लीजिए, क्योंकि सारे पॉइंट के नोट्स बनाने का कोई फ़ायदा नहीं जब तक आपको चीज़ें याद नहीं होंगी। वीडियो को याद भी करिए, वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, कोई काम कर रहे तब सुनिए, बस आपको सारे पॉइंट तैयार होने चाहिए। अगर इस तरीके से आपने इसकी सीरीज़ की 50 वीडियो देख लिए तो आपकी GK GS काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और कोई भी दिक्कत कन्फ्यूजन हो कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ सकते हैं, कोई सजेशन देना हो कमेंट सेक्शन द्वारा दे सकते हैं। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है।